ठीक है, आज हम लोग ये बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकाउंटिंग कंसेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अकाउंटिंग करना तो आ सकती है, लेकिन उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं अगर वहां पे गलतियां रह गई तो फिर प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि हम रेक्टिफिकेशन तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कोई ऐसा घूम के आ जाए या कोई मान लो ऐसा कंसेप्चुअल सवाल आ जाए या सिर्फ 11 के बाहर की चीजें आ जाएं, मान ली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए और कंसेप्ट्स आपके वीक हैं, तो वहां पे बहुत दिक्कतों में आ जाएंगे आप लोग। इसलिए कंसेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहला है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है कि ये माना जाता है या अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस काफी लंबे टाइम तक चलेगा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी आदमी अपने बिजनेस को इसलिए स्टार्ट नहीं करता है ये सोच के नहीं कि अगले साल बंद हो जाएगा, चाहे वो बिजनेस बंद हो जाए, लेकिन बंद होने वाले बिजनेस के मालिक ने कभी ये नहीं सोचा होता है कि उसका बिजनेस बंद हो रहा है या बंद होगा। बंद होने की नीयत से बिजनेस नहीं किया जाता है, बल्कि बिजनेस इसलिए किया जाता है ताकि हम इस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहें। तो इससे क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो वहां पे डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? वेयर एंड टियर कॉस्ट। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ। ये जो लाइफ का कंसेप्ट आएगा ना यहाँ पे, वो सिर्फ इसी कंसेप्ट, इस अकाउंटिंग कंसेप्ट की वजह से ही आएगा। क्योंकि अगर हमने ये सोचा ही ना होता कि मेरा बिजनेस चलेगा, तो हम ये क्यों सोचेंगे मेरे पास जो एसी रखा है वो अगले 10 साल तक चलेगा, या जो हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं अगले 50 साल तक चलेगी। हम ये ना सोचें, हम ये अज्यूम हमेशा करके चलते हैं कि ये चीज होगी। देखिए, कोई जितना भी नेगेटिव आदमी हो, आप गौर कीजिए, हमारे एक साथ पढ़ाते थे, हमारे सर के बराबर हैं, क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाते थे, सोलोमन सर नाम है। तो वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, हमेशा। हमने सर आप हमेशा मुस्कुराते हैं, कभी टेंशन नहीं होती आपको? कहने होती क्यों नहीं है, लेकिन बी पॉजिटिव। कैसे? कहने लगे देखो, दुनिया का सबसे नेगेटिव आदमी भी रात में मोबाइल में अलार्म लगा के ही सोता है, क्योंकि उसको ये यकीन होता है कि वो सुबह उठेगा। तो जब एक सबसे नेगेटिव आदमी को भी इतना यकीन है कि तुम मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हो सिर्फ इस वजह से कि सुबह उठोगे, रात में पैक करके सोते हो क्योंकि सुबह कॉलेज जाना, यकीन है कि तुम जिंदा उठोगे, ये लेकिन ये भी सबको पता है कि मौत बराख है, मौत सबको आनी है, लेकिन फिर भी ये कोई नहीं सोचता है। ये सोचते हो कि कल ये काम कर लोगे, इसलिए कहने लगे हम मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि हमें पता है जब जो होना है हो जाएगा। हम इतने पॉजिटिव अपने अंदर अगर है तो ठीक है चीजें। तो यहाँ पे भी यही बात है, हम कभी ये नहीं सोच के चलेंगे कि मेरा बिजनेस कल बंद हो जाएगा। तभी क्या होगा, अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा तो हम लोग उधार लेंगे भी और देंगे भी। बिजनेस में उधार पे काम चलता है ना नॉर्मली, ये वाला नहीं होता है कि हम लोग वाला नहीं। पर्सनल बिजनेस में बहुत तरह के लोन्स होते हैं, ट्रेड क्रेडिट होता है, माल सप्लायर आया हमारी दुकान पे सामान रख के चला गया, हमने कल पैसे ले लेना। तो ये सब हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत? देन आता है बेटा सेकंड कंसेप्ट है तुम्हारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब होता है सेपरेट ओनरशिप फ्रॉम ओनर एंड मैनेजमेंट। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देयर इज अ लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मालिक अलग है और उसका बिजनेस अलग है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक्स कंपनी है, उसका मालिक है एक्स, मिस्टर एक्स से कार एक्सीडेंट हो जाए तो किसको कल्प्रिट पाया जाएगा? कौन किसके ऊपर केस किया जाएगा? ऑब्वियसली मिस्टर एक्स के ऊपर। क्या उनके बिजनेस पे किया जाएगा? नहीं। बिजनेस इफेक्ट हो सकता है और होगा उनके ना रहने से, उनके जेल चले जाने से, उनके ऊपर ट्रायल चलने से, लेकिन जो असली कल्प्रिट होगा वो मिस्टर एक्स, ना कि मिस्टर एक्स की कंपनी। लेकिन मान लो मिस्टर एक्स की जो कंपनी है एक्स कम्युनिकेशंस, फोन इस्तेमाल करते हैं हम लोग फोन में बात करें, हेलो हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही, एकदम इसकी तो कॉल ही ड्रॉप हो जाती। किसको गाली देंगे? मिस्टर एक्स को नहीं, उस कंपनी को गाली देते हैं हम लोग। यही होता है ना। यहाँ पे ये बिल्कुल लाइव एग्जांपल है कि किस तरह से मालिक और उसका मैनेजमेंट अलग होता है। कंपनी और कंपनी का मालिक बिल्कुल अलग होता है। देयर इज अ लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। अभी कॉमर्स में इस बारे में तुम लोग आगे डिटेल में पढ़ोगे किस तरह से ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक बात यूं समझा दें कि बिजनेस इनका जो पर्सनल खर्चा होगा, पर्सनल खर्चा, अपनी लड़की की शादी करानी है, बच्चे को स्कूल की फीस जमा करनी, पर्सनल खर्चे वो इनके अपने बैंक अकाउंट से जाएंगे, और अगर बिजनेस के खाते से गए तो ड्रॉइंग कहलाएंगे।
लेकिन बिजनेस के जो खर्चे होंगे और अगर ये अपने पास से देंगे तो बिजनेस से ये वापस क्लेम कर सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, ये अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, यहां बैठे बैठे इन्हीं ने ऑफिस के लिए कुछ सामान मंगाया, मान लो पेपर मंगाए, तो उसका खर्चा कौन देगा? ऑफिस देगा। इन्हीं ने अपने लिए मान ली बताशे मंगा लिए यहां से, तो इसका पैसा मिस्टर एक्स देंगे। लेकिन अगर यही पैसा इन्हीं ने दे के ऑफिस ने दिया होता तो ही विल बी लायबल टू पे टू दी ऑफिस द सेम अमाउंट। इसी तरीके से इनका मान ली फॉर एग्जांपल ऑफिस का कोई खर्चा है, ऑफिस में पेपर आ रहे हैं, पेपर कहाँ आ रहे हैं? ऑफिस में, और पैसे दे दिए इन्हीं ने, तो इसका मतलब ये ऑफिस से वापस ये पैसे मांग सकते हैं। मींस अपने पर्सनल खर्चे अगर मालिक खुद करेगा तो वो ठीक है, बिजनेस करेगा तो अपने अकाउंट से करेगा, लेकिन अगर मालिक ने बिजनेस के खर्चे किए तो बिजनेस से वापस मांग सकता है, और अगर बिजनेस से अपने पर्सनल खर्चे किए तो बिजनेस इनसे इनके पैसे वापस मांग सकता है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी पे बेस होता है कैपिटल और ड्राइंग का कंसेप्ट, अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। देन आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। जितनी भी चीजें होती हैं अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो रुपीज में होती हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने बहुत अच्छे वाले पेन बनाए, नहीं, 200 रुपए वाले पेन बनाए, हमने बहुत सारा सामान बनाया, नहीं, 2 लाख किलो बनाया, ये भी नहीं कहेंगे, 2 लाख रुपए का बनाया। ना किलो में एक्सप्रेस करेंगे, ना हम मतलब ना वेट में, ना साइज में, ना टेक्सचर में, किसी चीज में कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे कितना हमने प्रोडक्शन किया, कितनी सेल करी, कितना रेवेन्यू, बल्कि किसमें करेंगे? पैसे में। इंडिया में है तो रुपीज में, अमेरिका में होंगे तो डॉलर में, इंग्लैंड में होंगे तो पाउंड में, ताकि यूनिफॉर्मिटी तो रहे कि पता चला इन्हीं ने, इस बिजनेस ने मान ली कपड़ा बनाया मीटर में और किसी ने बनाया मेट्रिक टन में, किसी ने बनाया साहब खाली सेंटीमीटर में, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना बहुत ज्यादा। किसी ने वजन को नापा साहब केजी में, किसी ने नापा पाउंड में, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो रुपए में नाप लो, ज्यादा सही है, तो कि यूनिफॉर्मिटी रहे, सब एक जैसा बनाए। फिर आता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नॉर्मली जो अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो साल होता है, कैलेंडर ईयर कहलाता है, वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। लेकिन अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और इनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे वो हिसाब से कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड जो फाइनेंशियल ईयर कहलाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च हर साल चलता है। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि क्योंकि अकाउंटिंग करना बहुत जिम्मेदारी का काम है, हम लोग अपने सारे मटेरियल फैक्ट्स लिख रहे हैं, जो कुछ हमने किया, क्योंकि हमारे बिजनेस से बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, उधार बेचने वाले हमें उधार सामान बेचते हैं, हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, डेटर से पेमेंट रिसीव करना होता है, गवर्नमेंट को हिसाब किताब टैक्स का देना होता है, जिन लोगों ने पैसा लगाया होता है हमारे बिजनेस में, इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको हमें जवाब देना होता है। बैंक से लोन लेते हैं, बैंक को हमें जवाब देना होता है, लोन वापस करने के लिए हमें सबका एक एक हिसाब करना होता है कि तुम्हारा पैसा आया था, कहाँ गया, तुम्हारे पैसे से हमने क्या किया। तो हमको यहाँ पे पूरा, क्योंकि जवाबदेही करनी है, इसलिए हम एक एक चीज का हिसाब करते हैं। ये 1 रुपया कहाँ गया, 100 रुपए कहाँ गए, हर चीज का एक यहाँ पे रिसिप्ट हमारे पास होनी चाहिए है, और उसको डिटेल में हम डिस्क्लोज करेंगे कि एक्चुअली वो चीज कहाँ गई, ताकि मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, पैसे का फ्रॉड्स ना हो और मिस एलोकेशन ना हो। मतलब हमसे हिसाब मांगा गया साहब, फॉर एग्जाम्पल हम कोई सामाजिक कार्य करने खड़े हुए, हमें किसी ने साहब 10 लाख रुपए भेजे, तो ये बताओ भाई वो हिसाब मांगेगा ना जिसने पैसे दिए हैं। हम कहें अरे वो 2 लाख रुपए जो थे साहब वो गरीबों की मदद कर दी साहब, तो बताओ तो कहाँ की। तो हम बता सकें कि 2 लाख में हमने इतने कंबल लिए, इतना ये लिया, इतना ये लिया, एक एक चीज डिटेल में हो और इन सब की रसीदें हो मेरे पास, तब कोई आदमी मेरे पे एलिगेशन लगा पाएगा? नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं 2 लाख रुपए वो दे दिए, हम नगद में दे दी, बहुत बेचारा गरीब था और बहुत परेशान था, भूखा था, हमने उसको 20,000 रुपए दे दिए। पता लगा खुद ही गरीब थे, खुद ही बिना कपड़ों के आ गए और कहने लगे साहब मैं तो गरीब हूँ, भूखा भी हूँ, लो 20,000 अपनी पास से रख लिए। कहने लगे गरीब को दे दिए। तो जिस गरीब को दिए हैं उस गरीब का प्रॉपर हिसाब होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। समाज में सब बहुत होता है, तो खुद ही गरीब हो गए, खुद ही कपड़े उतार दिए, खुद ही भूखे हो गए साहब, भूखे नंगों का खाना था, मैं खुद खा गया क्या करूँगा, ऐसा होता है, बच के रहिए। फिर आता है रेवेन्यू रियलाइजेशन। जब मान लो प्रोडक्ट एक्स हम बेच रहे हैं, प्रोडक्ट एक्स के ऑर्डर हमारे पास आ गए 1 करोड़ रुपए के,
बस साहब नाचने लगे हम, करोड़पति हो गए साहब, नाच रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का सामान आ गया, बिक गया। बिका नहीं है, जब बिक, अभी तो ऑर्डर आए, मतलब ऑर्डर को हम कहीं नहीं लिखेंगे, जब ये बिक जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तब मानेंगे कि हाँ साहब सेल हो गई है, अब करोड़पति हो गए। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए सेल होने के बाद कुछ रिटर्न आ जाए तो उसको माइनस भी किया जाता है। ये नहीं बस 1 करोड़ का बेचा था साहब ना, वापस जो है वो भी माइनस करो। ठीक है। फिर आता है वेरिफेबल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वेरीफाइड हो जाए, मतलब हर चीज का वेरिफिकेशन हो सके, मतलब जो कुछ भी तुम लोग लिख रहे हो उनके एविडेंस हो। एविडेंस का मतलब रिसिप्ट्स हो, जो भी हमने पेमेंट किया है, पेमेंट रिसीव किया, जो कुछ भी हमने किया है उन सब का हमारे पास डॉक्यूमेंट हो, एग्रीमेंट्स हो, करस्पॉन्डेंस हो, कि हमें सबूत हो एक तरह के कि ये पैसा हमारे पास से गया है, ये पैसा आया है, इतने रुपए का सामान यहाँ रखा हुआ है, वो बिल लिखे रखा हुआ है, उतने रुपए का सामान अभी जाना है, सब हर चीज का हिसाब किताब हो, ताकि कोई धोखाधड़ी ना हो, वेरिफिकेशन आसानी से हो सके और एविडेंशियली प्रूफ्स अवेलेबल हो आपके पास। फिर आता है आपके सामने मैचिंग प्रिंसिपल। 2 साइड्स हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अभी आगे अकाउंट्स में तुम लोग पढ़ोगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड्स बराबर होना चाहिए। अगर मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसका मतलब इधर की तरफ कुछ कमी आ रही है ना, जो कमी आ रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और उस बैलेंस को, मतलब क्रेडिट का मतलब हो गया अगर पैसे आए ज्यादा है मान लो और पेमेंट्स कम हुए हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? और अगर उल्टा हो जाए कि हमारे पास से पेमेंट ज्यादा हुए, रिसीप्ट कम हुए, तो जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में उसको क्या कहेंगे हम, लॉस। इसको कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। देन आता है डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है 2 साइड्स अफेक्टेड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। फॉर्मूला है असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख रहे हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एस्पेक्ट होगा तो ये दोनों साइड्स बराबर आ जाएंगी। आगे हम लोग में सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है डबल एंट्री करके, अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम है, वो डबल एंट्री के नाम से कई लोग जानते हैं उसको, और कुछ लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स होता है फॉर्मूला। कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, कोई भी इवेंट मतलब जो लीड करेगा उसको, उससे दोनों साइड हमेशा बराबर रहेंगी, ये ध्यान रखना। अभी कैसे होंगी वो तो हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में। फिलहाल ये ध्यान रखना, ये साइड बराबर, ये साइड हमेशा रहेगी। जो भी चीजें होंगी वो दोनों साइड बराबर। अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा आंसर गलत है। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है, मान लो हम डेप्रिसिएशन बोले तो डेप्रिसिएशन में 2 तरह के मेथड है, स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस। मींस इफ वी आर ऑप्टिंग दिस मेथड स्ट्रेट लाइन, देन वी शुड रिमेन कंसिस्टेंट विद दिस मेथड ओनली। ऐसा ना हो कि हर साल मेथड बदल रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी ये कभी, ऐसा नहीं हो। यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए ताकि वी कैन कंपेयर बिटवीन द फर्म्स एंड वी कैन कंपेयर विद आवरसेल्फ विद द पास्ट रिकॉर्ड्स। तो कंसिस्टेंसी शुड बी देयर ताकि कंफ्यूजन्स ना हो। क्लियर? देन कम्स कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है, एक बहुत फेमस हम लोग के समाज में एक बात की जाती है कि बेटा पॉजिटिव रहो। अभी मैंने इसी लेक्चर में कहा बी पॉजिटिव, नेगेटिव बात मत करो। लेकिन ऐसा होता है, ये अक्लमंदों की बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी। अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो हम बता दें पहले। हमेशा एस्टिमेटेड इनकम को ध्यान रखना है और एक्सपेक्टेड लॉसेस के बारे में सोच के चलना है। मतलब जो लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं उनके बारे में तैयारी पहले से कर लो, लेकिन ये खुशियां ना मनाओ कि मेरे पास इतने ऑर्डर आने जा रहे हैं। मतलब अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से या कार से जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि यहां ऑर्डर मिल जाएगा, उम्मीद लगा के जा सकते हो। ये कभी तय करके नहीं आ सकते हो 1 करोड़ का ऑर्डर लेने जा रहा हूं, जब मिल जाएगा तब 1 करोड़ का ऑर्डर मिलेगा। बट ये जरूर मान के चलना कि कार को यहां से यहां तक जाने में तेल खर्च होगा। लॉसेस हमेशा एक्सपेक्ट करके चलना। मैं मिसाल इसकी दे दूं, और हम हमेशा, हमने एक आर्टिकल में भी अपने लिखा था कि निगेटिविटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग को लीड करती है। कैसे लीड करती है? आपने बिल्डिंग्स बनते देखी होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें आपने देखा होगा नेट लगा दिया जाता है, एक आगे जाल जैसा लगा दिया जाता है, बड़े बड़े जाल, और हर फ्लोर पे एक जाल जैसा बना दिया जाता है। क्यों? कि अगर कोई मजदूर गिरा तो जमीन पे ना गिर के उसी जाल पे गिर जाए, ताकि
लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट ना हो, वो आदमी की जान ना चली जाए, इसीलिए होता है ना। तो उस बुरी चीज से बचने के लिए उन्हें सोचा ना कि बुरा हो सकता है, तो नेगेटिविटी सोची थी, उसकी वजह से उन्होंने क्या जाल लगाया, जाल लगने की वजह से जान बच गई। तो नेगेटिविटी थी तभी तो पॉजिटिविटी आई, होगी नहीं होगी। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जब घर से निकलते हैं, बारिश का मौसम होता है, छाता लेके निकलते हैं। ठीक है, एक शेर है कि आज ही छतरी लाना भूले, आज ही बारिश सर पर है, पहले खुद अपने आप को कोसा फिर मौसम को गली दी। वही वाली बात है कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे कि बारिश का मौसम है और बिना छतरी के निकल जाएंगे, तो वही होगा कि आज ही छतरी लाना भूले, आज ही बारिश सर पर है, पहले खुद अपने आप को कोसा फिर मौसम को गाली दी। तो इसलिए अगर आपको बारिश से बचना है तो तैयारी पहले से करके चलनी पड़ेगी। तो कभी भी अपने एग्जाम को लेके भी हमेशा ध्यान रखना कि ये उम्मीद तो करना कि तुम 99% लेके आओगे, लेकिन ये भी सोच के चलना कि वर्स्ट क्या हो सकता है। वर्स्ट टू वर्स्ट ये हो सकता है फेल हो जाओगे। तो उससे बचने के लिए पहले पास होने की तैयारी कर लो, ऐसे सिस्टम से पढ़ो कि मतलब एटलीस्ट पास हो जाओ। फिर ऐसा नहीं, रुकना नहीं है, फिर जब पास हो गए, एक बेस बन गया कि हम फेल तो नहीं होंगे, हम जमीन में तो नहीं गिरेंगे, ऊपर आ गया मेरा पैर 1 फीट ऊपर, फिर उसके बाद और मेहनत करो ताकि और फिर 99 पे जाओगे। यूं ही सोच लो कि 99 लाना है, कभी नहीं होगा। तुम लोग की तैयारी कैसे हुई? बिल्कुल नहीं आता था। लिखो लिखो, लिखते रहो, लिखते दिमाग में बैठ गया। इतनी बार सवाल पूछे, इतनी बार जवाब दिए, इतनी बार सब मजबूरी में याद हो गया, फिर आगे नंबर, है ना। यहाँ पे भी यही चीज है कि बिजनेस में भी हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि ये होना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, हम लोग तरह तरह के प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजन को यूं समझ लो, एक तरह का गुल्लक होता है। हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, हम लोग को नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने चप्पल खरीदी, 1000 रुपए की चप्पल खरीदी और 10 महीने चली वो, फिर टूट गई। जब टूट गई तो हम फिर दुकान पे गए, हमने जेब से पर्स निकाला और 1000 रुपए हमने फिर दिए, फिर एक चप्पल खरीद ली। ये प्रूडेंसी कंसेप्ट नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहे कि चप्पल का हिसाब करके चलना, मैं मिसाल दे रहा हूं। मैं खाली 1000 रुपए की चप्पल नॉर्मल केस में 10 महीने चलती, इसका मतलब हर महीने की कॉस्ट कितनी आई उसकी? 100 रुपए। तो जब भी चप्पल खरीदो तो 100 रुपए अलग रख दो महीने के। फिर जब 10 महीने बाद चप्पल खराब होगी तो यही 100 रुपए एक साथ 1000 नहीं निकलेंगे जेब से, 100 करके एक बार रखे हुए थे, वो जाके निकाल के दर्द कम होगा। ठीक है, ये है प्रूडेंसी का कंसेप्ट। हम ये पहले ही मान लेते हैं कि ये होगा, हम कोई एसेट खरीद रहे हैं तो वो डिप्रिशिएट होगा और होते होते एक टाइम पर उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। आपने मोबाइल अपने इन्वर्टर की बैटरी खरीदी 10,000 रुपए की, मान ली आपको पड़ी, और वो मान ली चली 20 महीने, तो कितना हुआ? 500 रुपए। 20 महीने चली, 500 रुपए महीना आया, 500 रुपए महीना अलग रखते रहो अलग। और उसके बाद जब 20 महीने हो जाएंगे तो एक साथ 10,000 का खर्चा नहीं आएगा जेब के ऊपर। 500 हिसाब से वहां अंदर मोड़े रखे हुए थे ना फ्रिज के अंदर साइड में, वहां से निकालो और जाके एक 10,000 की बैटरी खरीद लो, तुम्हारे पे पूरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये कंजर्वेटिव कंसेप्ट, हमेशा बच के चलो। ठीक है, छाते का एहतमाम पहले कर लो, बारिश में भीगना ना पड़े। हम लोग आगे बात करते हैं मटीरियलिटी कंसेप्ट। 2 चीजें होती हैं, मटीरियल और इममटीरियल। एक होती मटीरियल, एक होती इममटीरियल। 2 तरह के आइटम्स होते हैं। एक होते हैं बिजनेस से मटीरियल, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा रिश्ता होता है, और एक होते हैं इममटीरियल। अरे वो छोटे मोटे होते नहीं, लोग भी ऐसे होते हैं कुछ इममटीरियल, उन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ होते हैं मटेरियल लोग, जिंदगी में जिनकी अहमियत आपकी होती है, वो जब आपसे कुछ समझाएं तो उनको सुनो, समझो, हाँ सही कह रहे हैं आप, टीचर हैं, माँ बाप हैं, उनकी बात सुनो। मटेरियल लोग हैं ये लोग, अहम लोग हैं, जरूरी लोग हैं। और कुछ होते हैं इममटेरियल, वो भी बुराई करते हैं, वो देखो सारा बहुत बदतमीज हो गए। हाँ ठीक हो गए, बदतमीज तो वहीं, उनको ऐसे ही ट्रीट करो, बिल्कुल इममटेरियल, ध्यान ही ना दो। अकाउंटिंग में भी यही होता है। कुछ चीजें होती हैं जिन पे, जैसे मशीन खरीदी तो सब मटेरियल चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके अंदर मशीन में 2 पेज गिर गए, अब टेंशन में 2 पेज गिर गए, क्या करें, कहाँ लिखें, कुछ ना है, मिसलेनियस में डाल दो। अब 2 रुपए के थे, कई सारी ऐसी छोटी मोटी चीजें आए, सबको मिला के मिसलेनियस बना के दिखा दो। 2 रबर लेके आए, अब टेंशन में रबर कहाँ लिखे अकाउंट्स में, ना मिसलेनियस में डाल दो। छोटी मोटी एकदम, जैसे लोग होते हैं ना, ध्यान ना दो, ज्यादा लोगों पे ध्यान ना दिया करो। यही लोग होते हैं कौन से? इममटीरियल लोग। आपकी जिंदगी के इममटीरियल लोग जो है, वैसे यहाँ पे इममटीरियल खर्चे होते हैं, छोटे मोटे खर्चे। स्प्रिंग टूट गया, घड़ी का पट्टा टूट गया, परेशान है आप,
जिंदगी में भी ये उसूल बना लो, इममटेरियल चीजें। अब ये है इंक है, इसका ढक्कन गिर गया, आप टेंशन में, बच्चों को देखा यहाँ पढ़ने बैठे हुए, एक पेन का ढक्कन गिर गया यहाँ, अब पढ़ाई छूट गई, ढक्कन उठाना है। देखा ना बहुत सारे बच्चों ढक्कन उठा रहे हैं खाली, तो ढक्कन कहाँ गया, यहीं पे तो था पीछे, भैया वो ढक्कन उठाओ, पढ़ाई में नहीं ध्यान दे रहे, आगे टीचर पढ़ा रहा है। ये है इममटेरियल। तो पढ़ाई में भी, अपनी जिंदगी में भी इममटेरियल चीजों को मिसलेनियस में डालो, हटाओ, सोने में जाओ, और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस करो। ठीक है।